तो बच्चों, अब हम बात करते हैं द्रव स्नेही यानी लायोफिलिक और द्रव विरोधी यानी लायोफोबिक कॉलॉइड के मध्य में। ठीक है, तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में हमारे पास अंतर क्या है भाई? क्या अंतर है दोनों में? हमें पता है, देखो लायोफिलिक जो है द्रव स्नेही है, मैंने बताया था जिलेटिन हो गया, गम हो गया, गोंद हो गया, ये सब हमारे पास क्या, प्रोटीन हो गए, ये सब हमारे पास द्रव स्नेही है। अब देखो द्रव स्नेही में होता क्या और द्रव विरोधी में क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला है, तुम टेबल बना लो, दोनों में अंतर, प्रॉपर्टी, गुणधर्म। गुणधर्म लिखना, पहले तो सीरियल नंबर लिखना, गुणधर्म लायोफिलिक और लायोफोबिक। मैं एक एक के बारे में लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, और समझ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखवाने में आसानी रहेगी। तो पहले टेबल बना लो आप, सीरियल नंबर, गुणधर्म, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। तो हमारे पास दोनों के बीच का अंतर है, इंपॉर्टेंट है, हमें आना चाहिए कि हमारे पास लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या अंतर है। ठीक है, तो बना लिया। पहला है कि कौन कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, विरचन जो है बनाने की हमारे पास जो कहानी है वो किसकी आसान है। तो हमारे पास पहली बात, लायोफिलिक क्या था? मान लो गोंद के मेरे पास टुकड़े हैं, गोंद के टुकड़े को जल में डालो, वो खुद ब खुद क्या कर लेंगे, सोल या कॉलॉइड का निर्माण कर लेंगे। जबकि अगर मैं किसी धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड को जल में डालता हूं तो वो कॉलॉइड बना लेते हैं, डायरेक्ट नहीं बनाते, हमें उन्हें स्थिरता देनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया था, FeOH होल थ्राइस जो है वो क्या करने लगता है, FeOH होल थ्राइस हमारे पास प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनाने लगता है। अब अवक्षेप बनने लगता है यानी हो क्या रहा था, जैसे ही ताजा FeOH होल थ्राइस बनाया, ये अणु उसके पास आने लगे थे, हजारों अणु उसके पास आने लगे थे। अब जब अणु पास आएंगे तो भारी होके नीचे गिर जाएंगे, पर उन्हें पहले ही हमें रोकना है। तो पहले रोकने के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था यार जैसे इसमें थोड़ा सा FeCl3 हम डालते हैं, Fe3+ जो है अंदर घुस जाता है। Fe3+ जो है, ऐसे समझो, ये Fe3+ अंदर की तरफ अवशोषित हो जाता है। ठीक है, ये हो गया एड्सॉर्प्शन हो गया इसका। जैसे एड्सॉर्प्शन हुआ और Cl- कहाँ है, Cl- बाहर, इसके बाहर चक्कर लगाता रहा। तो ये Fe3+ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। मान लो हमारे पास एक और गुच्छा है किसका, FeOH होल थ्राइस का। तो ये FeOH होल थ्राइस का गुच्छा है एक और। अब इस गुच्छे पे वापस से मैं Fe3+ डालूंगा और Cl- भी बाहर आएगा। तो जब Fe3+ इसमें एड्सॉर्ब होगा, ये Fe3+ एड्सॉर्ब हो जाएगा इसकी सतह पर। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारे पास इसमें और इसमें आवेश आने की वजह से ये इसके पास नहीं जा पाएगा। जब ये इसके पास नहीं जा पाएगा तो हमारे पास क्या चालू नहीं होगा, क्या शुरू नहीं होगा, बताओ, इसका प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसका प्रेसिपिटेशन शुरू नहीं हो पाएगा, यानी ये जुड़ के अवक्षेप नहीं बना पाएंगे। अवक्षेप नहीं बना पाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। हाँ, Cl- तो दोनों में है, वो तो ठीक है, Cl- से कोई खास बात नहीं है, स्थिरता प्रदान होती है। तो हमें ये बात ध्यान रखें। तो हमारे पास क्या है, आसानी से कौन से बनते हैं, द्रव स्नेही या द्रव विरोधी। द्रव स्नेही, जिसमें स्नेह है वो आसानी से पास आ जाएगा, जिसमें स्नेह नहीं है वो कहां से पास आएगा। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, हमारे पास कौन सा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है या कौन सा अनुत्क्रमणीय होता है, कौन सा उत्क्रमणीय, ये उत्क्रमणीय होता है। यानी आपके पास एक डिब्बी में आपने कुछ गोंद के पार्टिकल, गम के पार्टिकल डाले, पानी में डाल दिए, अगर उसमें
कोई भी सोल बन गया है या कोलॉइड बन गया है, उसे वापस से क्या करो, गर्म कर दो। जैसे ही गर्म करोगे, अगर गर्म करने के बाद जो कण है किसके, जल के, जल अगर वाष्पित हो जाए, अगर जल वाष्पित हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। जल अगर वाष्पित हो जाए तो हमारे पास क्या, वापस से पानी डालोगे तो बनेगा नहीं बनेगा, अरे यार समझे नहीं। ये है हमारे पास किसके, गोंद के टुकड़े, जल में डाल दिए, गोंद बन गया, ठीक है। इससे हम कहीं पे भी यूज ले सकते हैं। अब मान लो वापस से पानी उड़ गया और फिर पानी डाला, फिर वापस से क्या सोल बन जाएगा या कॉलेट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल, ठीक। अगला है हमारे पास पार्टिकल का नेचर। अब ध्यान से सुनना पार्टिकल के नेचर। इसमें कण खुद इतने बड़े होते हैं, कण खुद इतने बड़े होते हैं कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आएंगे। वैसे तो ये कम वाली रेंज में आते हैं, 10, 20, 50 नैनोमीटर के आसपास रहते हैं, जबकि इसके अंदर द्रव विरोधी में वास्तविकता में क्या होता है, कण का आकार तो छोटा होता है पर बहुत सारे कण मिलके गुच्छा बना ले, ये इस तरीके से बन पाता है। अब तुम दोनों में देखो, इसमें तो ये खुद ही बड़ा है, जबकि इसमें क्या हुआ, मल्टी मॉलिक्यूलर, खूब सारे अणु जो है मिलके बने। यहाँ पे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल, एक ही अणु का आकार बहुत बड़ा है, ठीक है। स्टेबिलिटी, किसकी स्थिरता ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है इसकी स्थिरता ज्यादा है, इसकी कम है। थोड़ा सा अगर हमने वैद्युत अपघट्य इसमें मिला दिया, जो स्थिरता वाला है वो पहले से है, अगर बनने के बाद, सोल बनने के बाद थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य मिला दिया, गया काम से, ये खराब हो जाएगा। दूध में थोड़ा सा नमक डाल के देख लेना आज घर में, सारे में मत डालना, वरना बच्चे, तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे क्या सर ने ऐसा बोला है। एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वही वैद्युत अपघट्य मिलाने पे यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ बहुत कुछ होगा। क्या होगा, अवक्षेपण चालू हो जाएगा, ठीक है। आवेश, कण पे आवेश, इसमें कोई आवेश नहीं होता, इसमें आवेश होता है, ठीक है। हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन यानी जल में जल योजन हमारे पास जो होता है, तो जल में हमारे पास क्या होगा, इसका अच्छा खासा हाइड्रेशन होता है, इसका कम हाइड्रेशन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कण जो है पानी, ये क्या है, ये उतना पानी को आकर्षित नहीं कर पाते, इसमें पानी के कण इसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, हाइड्रेट बन जाता है। टिंडा प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टॉर्च जलाने पे कण जो हैं हमें दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, इनका आकार छोटा होता है, लगभग 20 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, तो 50 नैनोमीटर के आसपास के ये कण होते हैं, जबकि ये इनका कण का आकार 500-600 नैनोमीटर तक होता है, के ऊपर तक भी मतलब 1000 तक होता है। इनका इनका आकार बड़ा होता है, इनका छोटा होता है। तो अब क्या होता है, जो टिंडल इफेक्ट है वो इस पे नहीं दिख पाता, इस पे दिख जाए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब लिखते जाओ, सबसे पहले पहला टॉपिक डाल लो, लिख लिया। सबसे पहले लिखना विरचन की सुगमता, विरचन की सुगमता। तो विरचन की सुगमता इसमें अधिक है, इसमें निम्न है, लिख लो अधिक और निम्न, अधिक और निम्न, या फिर यूं लिख लो ये बड़ी ये किसी विधि से बनाए जाते हैं, इनको किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, लिख लो। चलो पहला पॉइंट है विरचन की सुगमता, या लिख लो ये इनको बनाने के लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, इनको किसी विधि द्वारा ही निर्माण किया जा सकता है, इनको किसी विधि द्वारा ही निर्माण किया जा सकता है। अगला लिखना, लिख लिया उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहां लिख लेना उत्क्रमणीय, यहां लिख लेना अनुत्क्रमणीय, मेरे हिसाब से शॉर्ट में काफी है, ठीक है। कण का आकार, नहीं साइज तो आगे लिया है हमने, यही लिया है, ठीक है। पार्टिकल नेचर, तो यहां पे लिखना मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, एक ही कण बहुत बड़ा होता है। मैक्रोमोलिक्यूलर या वास्तविक अणु होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, वास्तविक अणु होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है।
फिर ये डायग्राम बना लेना, ऐसे कण का बना लेना, ठीक है। ये 50 नैनोमीटर लिख देना, ये 600 नैनोमीटर लिख देना, और ये मत लिखना, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। कण का आकार क्या लिखोगे, इसका ये लिखोगे, इसका इसमें लिख लेना बहुत सारे अणु मिलके, बहुत सारे अणु मिलके अणुओं का समुच्चय बना लेते हैं, बहुत सारे अणु मिलके अणुओं का समुच्चय बना लेते हैं। फिर ये डायग्राम बना के 600 नैनोमीटर आप इस पे लिख लेना, ठीक है। लिख लिया, टॉपिक डालना, अगला पॉइंट डालना, वैद्युत अपघट्य का प्रभाव। वैद्युत अपघट्य का प्रभाव नहीं, अभी तो ये लिखना है स्थिरता, पहले तो स्थिरता लिखनी है, स्थिरता, अधिक स्थिर, यहां पे लिखना अधिक स्थिर, यह कम स्थिर होते हैं, लिख लेना है कम स्थिर होते हैं। वैद्युत अपघट्य का प्रभाव, इसमें लिखना कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, यहां लिख लेना थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य मिलाने पर, थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेपण, ब्रैकेट में लिख लेना स्कंदन, कोगुलेशन मतलब ये खराब होने लगेंगे, ये दोनों मिलने लगेंगे, ब्रैकेट में लिख लेना स्कंदन, ब्रैकेट बंद करना, होने लगता है, होने लगता है। तो थोड़ा सा अगर आप क्या मिला लेंगे, इसमें थोड़ा सा भी वैद्युत अपघट्य मिला लेंगे तो स्कंदन होने लगता है, यानी अवक्षेपण होने लगता है। अवक्षेपण को यहाँ स्कंदन कहते हैं, किसके अंदर, कॉलॉइड में, इंग्लिश में कहते हैं कोगुलेशन, कोगुलेशन या फ्लक्लेशन को हम स्कंदन कहते हैं, इसे कहते हैं स्कंदन। कणों पर आवेश, यहां लिखना कोई आवेश नहीं होता, यहां लिख लेना धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। लिख लिया, यहां लिखना कोई आवेश नहीं होता है, यहां लिख लेना ऋणात्मक या धनात्मक आवेश होता है। इसीलिए एनोड और कैथोड के मध्य रखने पर, एनोड और कैथोड के मध्य रखने पर आयनों का एनोड तथा कैथोड की तरफ प्रवाह होता है, आयनों का एनोड तथा कैथोड की तरफ प्रवाह होता है, ठीक है। जल योजन लिख लो, जल योजन, यहां लिखना विलायक की तरफ आकर्षण होने की वजह से, विलायक की तरफ आकर्षण होने की वजह से कण ज्यादा या कण अधिक जलयोजित होते हैं, कण अधिक जलयोजित होते हैं। यहां लिखना कम जलयोजित होते हैं, यहां लिखना कम जलयोजित होते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, अणुओं का आकार छोटा होने की वजह से, अणुओं का आकार छोटा होने की वजह से यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, यह टिंडल प्रभाव कम दर्शाता है, ऐसे लिख लो, नहीं कुछ हद तक दर्शा सकते हैं, कम दर्शाते हैं। यहां लिख लेना यह टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, यह टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या है, बड़ा है, समझ में आ गया। तो हमारे पास ये मेजर डिफरेंस हुआ इसका। अब हम पढ़ेंगे कि भाई हमने पहले तो कॉलॉइड बना लिए, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि यार हमारे पास
मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड और कैसे बना, ठीक है, मिशेल जिसे हम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। बच्चों अब बात करते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड, संगुणित कॉलॉइड। एसोसिएटेड कॉलॉइड, संगुणित कॉलॉइड, इसे कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं इसे? मिसेल। एसोसिएटेड कॉलॉइड या संगुणित कॉलॉइड यानी मिसेल। होता क्या है हमारे पास, लिख लेना, फिर समझाता हूं। कुछ पदार्थ कम सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, पर अधिक सांद्रता पर वह इकट्ठे होकर मिसेल बना लेते हैं या मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। अधिक सांद्रता पर वह मिसेल का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम संगुणित कॉलॉइड भी कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। मिसेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल मिसेल, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तुम हिंदी में लिख लेना, एक निश्चित सांद्रता, क्रांतिक मिसेल सांद्रता एवं एक निश्चित तापमान, जिसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। जिसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट ताप के ऊपर ही संगुणित कॉलॉइड का निर्माण होता है। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, किसी भी मिसेल को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम कितनी सांद्रता होनी चाहिए, इस निश्चित क्रिटिकल मिसेल सांद्रता के बराबर या इससे अधिक, और तापमान एक न्यूनतम तापमान हमारे पास कितना होना चाहिए, जिसे कह दिया क्राफ्ट तापमान, इससे कम। यानी अगर आपको याद हो, देखो इस कैटेगरी में हमारे पास अगर तुम्हें याद हो, घर में हम साबुन लेते हैं, सक्रिय कारक जो होते हैं, तो सक्रिय कारक कौन है? साबुन। आपके घर में साबुन है, सर्फ है, उसमें क्या होता है, साबुन को अगर आप निश्चित मात्रा में जल में डालेंगे और एक निश्चित तापमान पे गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मिसेल का निर्माण होगा। और मिसेल का निर्माण होने पे कपड़े ज्यादा अच्छे से साफ होंगे। यानी आपको हल्का सा पानी गुनगुना रखना चाहिए और उसमें एक निश्चित सांद्रता आपको सर्फ की डालनी चाहिए, तब जाके हमारे पास जो सक्रिय कारक जो होते हैं जितने भी, जैसे साबुन एक सक्रिय कारक है, सर्फ एक सक्रिय कारक है, सोडियम स्टीरेट जिसे हम कहते हैं, तो वहां पे मिसेल का निर्माण होता है। देखो हो क्या रहा है, ऐसे समझो, पहले लिख लो, ज्यादा बेटर लिख लो, समझ में आ जाएगा। तो एक निश्चित सांद्रता और एक निश्चित तापमान के ऊपर ही हमारे पास मिसेल का निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ज्यादातर सक्रिय कारक मिसेल का निर्माण करते हैं, ज्यादातर सक्रिय कारक
मिसेल का निर्माण करते हैं एवं एक मिसाइल में 100 या 100 से अधिक 100 से अधिक अणु हो सकते हैं। 100 या 100 से अधिक अणु हो सकते हैं। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करके वापस से लिखना। किसी संगुणित कॉलॉइड को तनु करने पर वापस से वैद्युत अपघट्य के रूप में पदार्थ पुनः पृथक हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही आपने, सबसे पहले आप पूरा समझो, देखो हमारे पास क्या है, जैसे सोडियम स्टीरेट RCOONA, तो ये हमारे पास क्या है, ये साबुन है, सोप जिसे हम कहते हैं सोडियम स्टीरेट, ठीक है। इसके दो भाग हैं, पहला भाग तो क्या है RCO-, ठीक है, और एक दूसरा भाग है Na+, है ना। ये तो आयन है, इसकी तो बात ही खत्म कर देते हैं। अब इसमें भी दो भाग हैं, इसके दो भाग है। ये लंबी हमारे पास क्या होती, चेन, R मतलब बहुत लंबी चेन है, किसकी, कार्बन की। अब ये जो है और ये जो है, ये दो भाग आ गए। ये हमारे पास होता है ध्रुवीय, क्या होता है ये ध्रुवीय यानी पोलर, और ये होता है अध्रुवीय यानी नॉन पोलर। एक तो ध्रुवीय हो गया, एक अध्रुवीय हो गया। तो ध्रुवीय वाला भाग जो है द्रव स्नेही यानी जल स्नेही होता है, जबकि अध्रुवीय वाला भाग जो होता है वो जल विरोधी होता है। तो अब क्या होता है, जल में आपने जब इसको डाला तो कम मात्रा में डाला तो कोई बात नहीं, कम मात्रा में आपके पास ये इस तरीके से फैले हुए रहेंगे, आयन के रूप में जल में रहेंगे, ठीक है। इसका ये नेगेटिव भाग है और ये है, यानी ये RCO-, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास पूंछ है और ये R भाग है। तो अब हमारे पास इस तरीके से हमारे पास रहेंगे, कम जब सांद्रता होगी। जैसे ही सांद्रता बढ़ाएंगे क्या होगा, ध्यान से सुनना, सांद्रता बढ़ाने पर जो द्रव विरोधी यानी जल विरोधी भाग है वो सारे इकट्ठे होकर एक समूह बना लेते हैं, और ये समूह जो है कुछ इस तरीके से हमें रिंग दिखती है, और ये नेगेटिव वाला भाग जो जल में घुला रहता है, ये ध्रुवीय भाग हमारे पास आ गया, ये ध्रुवीय भाग। तो हमारे पास क्या होता है, जब ये समूह में इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास क्या बना लेते हैं, ये मिशेल का निर्माण कर लेते हैं। यानी हमारे पास एक निश्चित सांद्रता और एक निश्चित तापमान पर जो ये हमारे पास होते हैं, क्या, जो हमारे पास सोडियम स्टीरेट रहते हैं उसमें ये ऋणात्मक भाग तो जल में घुला रहता है, और ये जो हमारे पास नॉन पोलर भाग होता है ये तो हमारे पास ध्रुवीय अध्रुवीय भाग क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिसेल, ठीक है। तो यहां पे नीचे लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल, नीचे लिखना फॉर एग्जाम्पल, जब सोडियम स्टीरेट को ब्रैकेट में लिख लेना RCOO- और Na+ को द्रव में, जल में घोला जाता है, तो ध्रुवीय भाग तो जल स्नेही होता है, एवं अध्रुवीय भाग
यहां लिख लेना अध्रुवीय, नॉन पोलर। अध्रुवीय भाग जो कि जल विरोधी होता है, सीएमसी के ऊपर, क्रांतिक मिशेल सांद्रता के ऊपर या क्रांतिक मिशेल सांद्रता पर, क्रांतिक मिशेल सांद्रता पर इकट्ठा होकर मिशेल का निर्माण कर लेते हैं, इकट्ठा होकर मिशेल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये डायग्राम बना लेना। सीएमसी से कम सांद्रता पे तो ये कहानी रहती है, सीएमसी के बराबर या उससे अधिक सांद्रता पर, यानी सीएमसी से ज्यादा या उसके बराबर सांद्रता पर हमारे पास मिशेल का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड, एसोसिएटेड कॉलॉइड। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? तनु करने पर ये वापस से बिगड़ जाता है, वापस से इस रूप में आ जाएगा तनु करने पर। तो हमारे पास हो क्या रहा है वास्तविकता में, तो क्या है हमें पता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी जो हमारे पास ध्रुवीय भाग है वो तो ध्रुवीय पानी में घुलता है, और जो अध्रुवीय भाग है वो अध्रुवीय में। ये हमारे पास जो है ये मिशेल है। अब ये काम कैसे करता है, मान लो आपके कपड़ों पे, आपके स्वच्छ कपड़ा है ये, ठीक है, इस स्वच्छ कपड़े पे एक दाग लग गया ऑयल का, ये ऑयल लग गया, अब ये छूट नहीं रहा है। तो अब ये कैसे काम करता है, सुनना, साबुन कैसे काम करता है अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, ये ऑयल है, ये आपके पास ऑयल है और ये आपके पास कपड़ा है। ठीक है, अब क्या होता है, साबुन जो है, साबुन का, इसको भी मैं इससे बता दूं, ये इसका जो अध्रुवीय भाग है वो इसके अंदर चला जाता है। अध्रुवीय भाग कहां चला जाता है, अध्रुवीय भाग चला जाता है, इसके अंदर घुल जाता है और ध्रुवीय भाग बाहर रहता है। अब क्या होता है, जब आप कपड़ों को रगड़ते हैं तो ये इसके अंदर घुला हुआ है, कौन सा, अध्रुवीय भाग, और ध्रुवीय भाग बाहर है, किसका, साबुन का, सोडियम स्टीरेट का। तो ये से खींच निकाल देता है, तो ये खींच निकाल देता है, तो हमारे पास कपड़े साफ हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास मिशेल काम करता है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये हमारे पास मिशेल है, ये भी कॉलॉइड है। तो हमारे पास कॉलॉइड को हम बेसिकली 3 भाग में कर सकते हैं। एक तो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, मतलब हमारे पास अणु ही बड़ा हो। दूसरा, बहुत सारे अणु इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे अणुओं को इकट्ठे कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो जितने अणु इकट्ठे कर लो। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या हो गया, तीसरा हमारे पास हो गया एसोसिएटेड कॉलॉइड। ठीक है, ये तीसरा मैंने बता ही दिया। तो 3 तरह के हैं मेनली। मिशेल को हमें ध्यान रखना है कैसे हमारे पास बनता है, सिंपल है। ठीक, अब हमारे पास आता है आवेश। कौन कौन सा आवेश कौन कौन से तरह के कॉलॉइड पे रहता है, तो याद रखना सबसे पहले तो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सी रहती है, पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारे पास धनात्मक रहती है। ऑक्साइड्स जो है मेटल ऑक्साइड वो हमारे पास कौन सी रहती है, ये भी धनात्मक रहती है। क्षारीय रंजक जो है जैसे मिथाइलिन ब्लू, बिस्मार्क ब्राउन, ये सब हमारे पास क्या है, क्षारीय रंजक हमारे पास क्या है, धनात्मक कॉलॉइड बनाते हैं। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में रहता है, ब्लड खुद तो क्या होता है, ब्लड खुद तो नेगेटिव होता है, और हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड में हमारे पास धातु आ गए, मेटेलिक सल्फाइड आ गई, एसिडिक डाई आ गए, नेचुरल सोल्स जितने भी नेचुरल है, जैसे जिलेटिन हो गया, गम हो गया, क्ले हो गया, ये आपको ध्यान रखना, ये हमारे पास कौन से नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड। तो बच्चे यहाँ पे एक तो गड़बड़ खा जाते हैं कि मेटल्स जो धातु है, धातु कौन से हैं, ऋणात्मक आवेश वाले सोल है, तो ऋणात्मक। यहाँ पे हम अम्लीय रंजक जो है, अम्लीय रंजक इओजेन, कॉन्गोरेड एक्सेट्रा, ये हमारे पास कौन से सोल हैं, ये सब हमारे पास ऋणात्मक सोल हैं। तो आपको ये रटने हैं, ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आप याद कर लें, इसे लिख लें। तो हमारे पास हो गया हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हो। मेटल सल्फाइड जो है हमारे पास नेगेटिव हो गया, मेटल ऑक्साइड पॉजिटिव हो गया। क्षारीय रंजक हमारे पास जैसे मिथाइलिन ब्लू है, ठीक है, ये हमारे पास धनात्मक हो गए। हीमोग्लोबिन हो गया,
इधर हमारे पास धातु हो गए, मेटेलिक सल्फाइड हो गई, ठीक है, धात्विक सल्फाइड हो गई, अम्लीय रंजक हो गए, नेचुरल सोल्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे ऋणात्मक हो गए, ये आपको याद है। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। तो बच्चों, अब हमारे पास क्या है, कॉलॉइड को बनाने के तरीके। तो कॉलॉइड को बनाने के तरीके में पहला आता है परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि का मतलब हम क्या करते हैं, निलंबन या बड़े कणों को तोड़ के छोटे कण में, जो कॉलॉइड के आकार के कणों में हम करना चाहते हैं। तो एक हमारे पास क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स से भी हम इसे कर सकते हैं कि बहुत अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हमारे पास आती हैं उनसे हम बड़े बड़े कणों को छोटे कण में तोड़ सकते हैं। तो कैसे भी विधि से तोड़ो, वो हमारी इच्छा है, जैसे तोड़ सकते हैं। इसमें हमारे पास आता है पहला मैकेनिकल मिल, ठीक है, यांत्रिक मिल। यांत्रिक मिल में हमारे पास क्या होता है, आयनिक ठोस को यहाँ से डाला जाता है और करीब करीब 7000 बार 1 मिनट में वो जो यहाँ पे चक्की है वो घूमती है, ठीक है। तो यांत्रिक चक्की में 7000 बार जब घूमती है तो इसका चूरा बना देती है और यहाँ पे हमें कॉलॉइड विलयन मिल जाता है। तो ठीक सिंपल है ये भी ध्यान रखना है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये हमारे पास नोबल मेटल्स या फिर प्लेटिनम के लिए वैलिड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, करीब करीब 3-4 हजार डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये जो यहाँ पे गोल्ड के कण हैं ये वाष्पीकृत हो जाते हैं, और वाष्पीकृत होके जब ये वापस यहाँ आते हैं तो ये सोल का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अगला है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन कहाँ से शब्द आया, हमारे शरीर में पेप्सिन करके एक रिएजेंट होता है जो हमारे बॉडी में प्रोटीन को तोड़ता है, तो वहीं से हमारे पास पेप्टाइजेशन शब्द आया। तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट है, जो पीपीटी है, पीपीटी को वैद्युत अपघट्य द्वारा कॉलॉइडल विलयन में हम बदल लेते हैं। कैसे, याद है, ताजा जो रेड प्रेसिपिटेट FeOH होल थ्राइस की आई थी, मैंने बता दिया है, ठीक है। उसमें जैसे FeCl3 मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास FeOH होल थ्राइस सोल मिलेगा। तो इस तरीके से हम सोल का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे पास ये विधियां हमें ध्यान रखनी है, सिंपल विधि है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने सारे केमिकल मेथड्स लिख दिए हैं, आपको याद रखने हैं सारे। जैसे पहला है द्विक अपघटन, ठीक है। द्विक अपघटन में हमारे पास क्या हो रहा है, AS2O3 और H2S में जब दोनों में अभिक्रिया हो रही है तो हमारे पास AS2S3 सोल बन रहा है, ठीक, सल्फाइड सोल हमारे पास बन रहा है। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीकरण में सल्फर सोल हमारे पास यहाँ बन रहा है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस का सोल हमारे पास कैसे बन रहा है, हाइड्रोक्सीकरण से, जल अपघटन से। और हमारे पास गोल्ड सॉल्ट कैसे बन रहा है, अपचयन से, ठीक है। तो ये आपको चारों मेथड याद रखने हैं। यानी हमने क्या किया, जब AS2O3 के साथ H2S की अभिक्रिया करी तो हमारे पास H2O निकल गया, AS2S3 सोल हमारे पास बन गया। तो वो सोल हम आसानी से केमिकल मेथड से बना पा रहे हैं। केमिकल मेथड से आसान और कोई मेथड नहीं होता, बाकी मेथड्स कॉस्टली होते हैं, ये थोड़े से चीप पड़ते हैं, ठीक है। तो हमें ये सोल, गोल्ड सोल कैसे बनाया, गोल्ड सोल में हमने AuCl3 को HCHO में मिलाया तो हमारे पास गोल्ड सोल बन गया। तो ये गोल्ड सोल जो है अपचयन से बना, ठीक है। ऐसी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या बना, FeOH होल थ्राइस का सोल हमारे पास बन गया। अब हम बात करते हैं प्यूरिफिकेशन की, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स का शुद्धिकरण, लिख लेना, कॉलॉइड्स का शुद्धिकरण। वास्तविकता में कॉलॉइड का शुद्धिकरण होता क्या है, हमारे पास किसी भी विलयन में अगर 1 नैनोमीटर से छोटे कण आ जाए, यानी अगर हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन के कण आ जाएं तो उन्हें हटाना पड़ता है। जैसे हमारे पास क्या हुआ, अगर हमारे पास किसी कॉलॉइड सॉल्यूशन में कुछ कण
1 नैनोमीटर से छोटे आ जाएं। यहां पे लेस देन 1 नैनोमीटर यानी पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन के कण आ जाएं। यानी हमारे पास क्या हो, वास्तविक विलयन के कण अगर कॉलॉइडल सॉल्यूशन में आ जाएं, ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। आपको पता होगा हमारी किडनी क्या करती है, हमारी किडनी जो है, हम नमक खाते हैं, हम शक्कर खाते हैं, तो एक्स्ट्रा नमक और एक्स्ट्रा शक्कर को हमारी किडनी प्यूरिफाई कर देती है, हमारी किडनी निकाल देती है। ठीक है, आपकी बॉडी में इसीलिए कहते हैं कि कम से कम हमारे पास ऐसे कण खाने चाहिए, नमक और शक्कर एक्स्ट्रा नहीं खानी चाहिए, वरना किडनी पे बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ता है। होता क्या, देखो किडनी में हमारे पास, किडनी क्या करती है, या फिर अगर मान लो किडनी की जगह अगर हमने डायलिसिस की बात की तो हमारे पास क्या होता है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लें, इसमें लिख लो, ये डायग्राम बना के लिख लो। किसी भी कॉलॉइडल विलयन में से वास्तविक विलयन के कण जो कि 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, किसी भी कॉलॉइडल विलयन में से वास्तविक विलयन के कण जो कि 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं को हटाया जाता है। इसी को शुद्धिकरण कहते हैं। इसमें पहला आएगा आपके पास डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस में हमारे पास क्या होता है, एनिमल मेम्ब्रेन जो हमारे पास होती है, जानवरों की जो झिल्ली होती है, उससे हम एक पॉलीबैग टाइप का बना लेते हैं। इसमें जब खून को रखा जाता है, इसमें हम क्या रखते हैं, ब्लड। अब ये जो ब्लड है, इस खून में हमारे पास कौन से पार्टिकल हैं, वास्तविक विलयन वाले कण हैं। इसी से बता देते, वास्तविक विलयन वाले कण हैं, छोटे छोटे कण हैं बहुत। ठीक है, तो वास्तविक विलयन वाले कण हैं। अब इसमें से क्या गुजारा जाता है, पानी गुजारा जाता है, वाटर। जब इसमें से पानी गुजारा जाता है तो ये वास्तविक विलयन वाले कण इस झिल्ली में से पार हो जाते हैं और बाकी कण जो है पार नहीं हो पाते। तो अपोहन, डायलिसिस को हिंदी में कहते हैं अपोहन। ठीक है, तो अपोहन में हमारे पास क्या हुआ, वास्तविक विलयन वाले कण तो बाहर चले गए। अब वास्तविक विलयन वाले कण बाहर चले गए, अंदर कौन बच गया, अंदर हमारे पास कॉलॉइडल सॉल्यूशन बच गया। तो खून जो है हमारा एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। खून में अगर हमारे पास कौन से कण आ जाए, वास्तविक विलयन के कण आ जाए, तो खून जो है वो खराब हो जाता है। तो उसमें से हमें क्या करना होता है, वास्तविक विलयन वाले कणों को हटाना होता है। तो ये इस तरीके से हम डायलिसिस को करते हैं। बात समझ में आ गई। अपोहन, अपोहन के बाद दूसरा वैद्युत अपोहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस। वैद्युत अपोहन भी ऐसे कैसे किया जाता है, बस हम वैद्युत अपोहन में क्या करते हैं, लिख लेना। वैद्युत अपोहन में विलयन में एनोड तथा कैथोड इलेक्ट्रोड ले ली जाती हैं। विलयन में एनोड तथा कैथोड इलेक्ट्रोड ले ली जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, वैद्युत अपोहन में एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड ले लेते हैं और बीच में फिर हम अपोहन करते हैं। ये हमारे पास प्रोसीजर होता है। इससे क्या होता है, जो कण होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये तो हमारे पास अपोहन हुआ, ये वैद्युत अपोहन हुआ। ठीक है, तो इसमें भी यही करते हैं, वास्तविक विलयन के कण हटाते हैं, छोटे कण 1 नैनोमीटर से छोटे कण वास्तविक विलयन के कण हटाते हैं। क्लियर है। तो वैद्युत अपोहन क्या है, हम जब हम क्या करते हैं, हम उपकरण लगाते हैं वैद्युत अपोहन के लिए, एनोड और कैथोड, और उसमें जब हम अपोहन करते हैं तो वो कहलाता है वैद्युत अपोहन। टॉपिक डालना, अतिशुष्क निस्कंद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन
अति शुष्क निष्कंद अल्ट्राफिल्ट्रेशन, हमारे पास क्या होता है, साधारण फिल्टर पेपर से तो कॉलॉइड का विलयन पास हो जाता है, पर अगर हम फिल्टर पेपर को एल्डिहाइड में डुबो के डुबो दें तो ये फिल्टर पेपर, हमारे पास जो फिल्टर पेपर बनेगा ये क्या बन जाता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब जब अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से हम कॉलॉइड को गुजारते हैं तो कॉलॉइड के कण तो यहीं रह जाते हैं, मान लो ये कॉलॉइड है तो कॉलॉइड तो यहीं रह जाएगा, केवल कौन इसमें से पास हो जाएगा, वास्तविक विलयन के कण इसमें से बाहर आ जाते हैं। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम लिख लेंगे कि जब फिल्टर पेपर को एल्डिहाइड में भिगोकर या हिंदी में आप लिख लो निष्पन्द पेपर को एल्डिहाइड में सूक्ष्म निष्कंद बनाया जाता है तो उसमें से कॉलॉइडी विलयन तो नहीं निकलता, पर कॉलॉइडी विलयन तो नहीं निकलता, पर वास्तविक विलयन के कण निकल जाते हैं, वास्तविक विलयन के कण निकल जाते हैं। ठीक है, अब टॉपिक डालना इसमें, अति सूक्ष्म अपकेंद्रीयकरण। इसमें लिखना कॉलॉइडी विलयन को बहुत तेज गति से घुमाते हैं, जिससे बड़े कण नीचे बैठ जाते हैं एवं वास्तविक विलयन के हल्के कण ऊपर रह जाते हैं, जिसे पृथक किया जा सकता है। तो ये तो हमारे पास कहानी हुई किसकी, प्यूरिफिकेशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अपोहन हमें ध्यान रखना है कैसे किया, बाकी मैंने बता ही दिया, ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, अब अगला टॉपिक चालू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज़ फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं गुणधर्म की। तो पहला आता है हमारे पास वैद्युत कण संचलन। ठीक है, वैद्युत कण संचलन में हम क्या करते हैं, हम कॉलॉइडी विलयन को एक ट्यूब में भर देते हैं और अगर हम आवेश लगाते हैं दोनों तरफ से, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड लगा के हम जब इस पे वैद्युत धारा गुजारते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे पास किस तरीके का कॉलॉइड है, धनात्मक कॉलॉइड है या ऋणात्मक। तो एक तरफ तो यहाँ पे एनोड की तरफ तो ऋणात्मक कण जाएंगे, कैथोड की तरफ धनात्मक कण जाएंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास कॉलॉइड किस प्रकार का है, धनात्मक है या ऋणात्मक। पर इससे हमें आवेश के मान का पता नहीं लगता कि +2 आवेश है, +3 आवेश है या कितना आवेश है, यह हमें पता नहीं लगता। अगला है हमारे पास कोगुलेशन, स्कंदन। टॉपिक डालना कोगुलेशन या स्कंदन या उन्नन। यदि किसी वैद्युत अपघट्य को, इसमें लिखना, यदि किसी वैद्युत अपघट्य को किसी कॉलॉइडी विलयन में डाला जाता है, तो उस कॉलॉइड का स्कंदन या उन्नन हो जाता है, यानी
यानी अवक्षेप बन जाता है, यानी अवक्षेप बन जाता है। याद करो हमने जब पेप्टाइजेशन पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था, बड़े कण को छोटे छोटे कण में तोड़ रहे थे, पर ये पेप्टाइजेशन का विपरीत है। छोटे छोटे कणों को जोड़ के हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कणों को जोड़ के बड़ा कण बना रहे हैं। तो लिखना यह पेप्टाइजेशन का विपरीत होता है, यह पेप्टाइजेशन का विपरीत होता है, जिसमें अवक्षेपण प्रक्रिया होती है, जिसमें अवक्षेपण प्रक्रिया होती है। जैसे हमने क्या किया, अगर खून है, खून क्या हमारा कॉलॉइड, अगर हम कभी देखते हैं तो सांप अगर हमें काट लेता है तो वहां पे यही होता है, खून में हमारे पास क्या बन जाता है, क्लॉटिंग, यानी हमारे पास पीपीटी खून की बन जाती है, अवक्षेप बनना चालू हो जाता है। पीपीटी यानी अवक्षेप। तो खून में अगर FeCl3 जाएगा तो खून में क्लॉटिंग चालू हो जाएगी, यानी प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण चालू हो जाएगा, तो हमारे खून का कॉलॉइड बिगड़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसा, रिवर वाटर, नदी का पानी अगर हमारे घरों में आता है, बारिश में हम क्या करते हैं, फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी डालने से क्या होता है, उसमें जो उपस्थित सिलिकेट है वो नीचे बैठ जाते हैं, यानी अवक्षेप बना लेते हैं। ऐसा कैसा, नदी का पानी और समुद्र का पानी जब मिलता है वहां पे भी इसी तरीके से अवक्षेप बनता है। सिलिकेट जब सोडियम या मैग्नीशियम आयन के साथ मिलते हैं तो अवक्षेप बना लेते हैं। ठीक है, स्कंदन क्षमता, टॉपिक डालना, स्कंदन क्षमता या उन्नन क्षमता, स्कंदन क्षमता या उन्नन क्षमता। तो लिख लेना, स्कंदन क्षमता हमारे पास क्या होगा, देखो कॉलॉइड को बिगाड़ने के लिए जो हम वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं वो कहानी है। तो मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य के मिलीमोल जिससे स्कंदन कर रहे हैं, वैद्युत अपघट्य के मिलीमोल जिससे स्कंदन कर रहे हैं, लिखना पूरा, वैद्युत अपघट्य के मिलीमोल जिससे स्कंदन कर रहे हैं बटा कॉलॉइडी विलयन का आयतन लीटर में, बटा कॉलॉइडी विलयन का आयतन लीटर में। ये हमारे पास आता है कोगुलेशन वैल्यू। ज्यादा इस पे फॉर्मूलेज में क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर फिर भी हमें याद रहना चाहिए फॉर्मूला। हार्डी-शल्ज रूल, हार्डी-शल्ज रूल क्या कहता है, जितना आवेश ज्यादा होगा, क्या, जितना आवेश ज्यादा होगा कोगुलेशन क्षमता यानी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी। यानी अगर मैं नदी के पानी में Al3+ डालूंगा तो ज्यादा स्कंदन होगा, Na+ डालूंगा तो कम स्कंदन होगा। यानी हमारे पास क्या होगा, मान लो कोई कॉलॉइड है, कॉलॉइड में जैसे ही हमने आयन डाले, जैसे ही वैद्युत अपघट्य डाला, जितना ज्यादा आवेश वाला वैद्युत अपघट्य डालूंगा कॉलॉइड के कण उतनी ही जल्दी मिलके क्या बना लेंगे, नीचे अवक्षेप बना लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने क्या कहा, स्कंदन क्षमता जो है आवेश के समानुपाती, लिख लो, स्कंदन क्षमता आवेश के समानुपाती है एवं स्कंदन मान के वृत्त क्रमानुपाती है, स्कंदन मान के वृत्त क्रमानुपाती है। यानी जितना ज्यादा, अब क्या होता है, धनात्मक कॉलॉइड है तो उस पर ऋणात्मक आवेश वाला कण डालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। यानी धनात्मक कॉलॉइड के लिए ऋणात्मक आवेश जितना ज्यादा डालोगे, ऋणात्मक वैद्युत अपघट्य जितना ज्यादा डालोगे उतना जल्दी स्कंदन होगा। तो इस पे ये ज्यादा स्कंदन करेगा, किसका, धनात्मक कॉलॉइड का, ये उससे कम और ये उससे कम। तो स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी, किसकी, धनात्मक कॉलॉइड को स्कंदित करने की क्षमता सबसे ज्यादा इसकी। अच्छा, ऋणात्मक कॉलॉइड को कौन आसानी से स्कंदित करेगा, धनात्मक आवेश वाला। यानी ये धनात्मक आवेश वाला ऋणात्मक को आसानी से स्कंदित करेगा। नीचे लिख लेना, ये लिखने के बाद पॉज करो वीडियो, ये लिख लो, उसके बाद अब मैं लिखा रहा हूं। धनात्मक कॉलॉइड को अधिक ऋणात्मक आवेश वाला वैद्युत अपघट्य, अधिक ऋणात्मक आवेश वाला वैद्युत अपघट्य आसानी से स्कंदित करेगा, जबकि ऋणात्मक कॉलॉइड को अधिक धनात्मक आवेश वाला कण आसानी से स्कंदित करेगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं अब हमारे पास है गोल्ड संख्या बच्चों। गोल्ड संख्या यानी संरक्षी सामर्थ्य हमारे पास क्या होता है? संरक्षी सामर्थ्य गोल्ड संख्या के वृत्त क्रमानुपाती होता है। तो संरक्षी सामर्थ्य गोल्ड संख्या के वृत्त क्रमानुपाती होता है, इसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जितना ज्यादा गोल्ड संख्या होगा उतना ही संरक्षी सामर्थ्य कम होगा। किसका? सोल के कणों का। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट एक्चुअली क्या होता है? जो हमारे पास सोल के कण हैं, दो टक्कर के बीच में कैसे चलते हैं? सीधे। अगर उनमें वेलोसिटी या ब्राउनियन मूवमेंट ना हो तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वो नीचे बैठ जाएं। तो सोल क्यों टिका रहता है या कॉलॉइडल विलयन क्यों टिका रहता है? क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट होता है। जितने बड़े कण होंगे उतना धीरे चलेंगे। दिख भी दिया है, वेलोसिटी आकार के वृत्त क्रमानुपाती होता है। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में क्या होगा? जब हम इसमें से लाइट गुजारेंगे तो कण जो है चमक जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। सिंपल है। अच्छा, ये सब याद रखना कि FeOH होल थ्राइस में जब FeCl3 मिलाया तो Fe3+ यानी धनात्मक आवेश आया। जब FeOH होल थ्राइस ज्यादा है, KOH मिलाया, तो हमारे पास OH- आया, यानी ये ऋणात्मक सोल है। AgI यानी जिसका अवशोषण हुआ वो हमारे पास सोल बताता है। AgI में Ki मिला लिया, या हम ऐसा भी कह सकते हैं AgNO3 जो है उसमें जब Ki मिलाया, अगर ये आधिक्य में होगा तो I- और ये आधिक्य में होगा तो Ag+। वापस से सुनना, जब इसमें Ki मिलाया तो हमारे पास PPT बना, और उस पर जब I- का क्या हुआ? अवशोषण हुआ, तो सोल बन जाता है। अगर हमारे पास इन दोनों में ये आधिक्य में है, ये आधिक्य में है, तो क्या होगा? AgI I- सोल बनेगा, और अगर ये आधिक्य में हुआ तो हमारे पास Ag+ सोल बनेगा। AgI Ag+ सोल बनेगा, ये आपको याद रखना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये तो सोल के पार्टिकल हैं, ठीक है, मान लो ये रेखा। अब इसमें Fe3+ जो है, Fe3+ के कण अवशोषित हो गए। इसे हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर, स्थिर लेयर। और ये Cl- जो है बाहर घूम रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं मूविंग लेयर, घूमती हुई लेयर। इन दोनों के बीच के पोटेंशियल को हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल कहते हैं, या हेल्महोल्ट्ज विभांतर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में विभांतर, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एक और बात याद रखना, एक शब्द और होता है इमल्शन। तो इमल्शन क्या होता है? दो अघुलनशील द्रवों को मिलाना। जैसे जल और तेल को अगर हम मिलाएं तो इमल्शन, तो उनको हम एक किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने के बाद उन्हें हम स्थिर कर पाते हैं। जैसे पेंट, इमल्शन का एग्जांपल है पेंट है, दूध है। तो दो अघुलनशील ठोस विलयनों को मिलाने को इमल्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, एक बार NCERT से पढ़ लेना। फिर भी मैंने मोटा मोटे तौर पे तुम्हें पूरा चैप्टर करवा दिया है। इसमें हर एक लाइन की इंपॉर्टेंस है बच्चों। तो थोड़ा सा बोरिंग भी है, अजीब भी है, थोड़ा हिंदी में भी मतलब बहुत सारे शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आप एक बार NCERT से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत इजीली, एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार वहां पढ़ लेना, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन आता हुआ है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखें। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।